तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जॉन सी किन्नी जो हैं उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी थी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसे हम सामाजिक कल्याण प्रशासन कहते हैं। इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक कल्याण प्रशासन है वो सामाजिक नीति जो होती है, मतलब सोशल पॉलिसी जो होती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जब उस पॉलिसी को प्रैक्टिकल वे में सोशल सर्विसेज के रूप में लोगों को प्रोवाइड की जाती है, मतलब जो नीडी है उनको प्रोवाइड की जाती है, तो वो आपका सोशल प्रोसेस मतलब जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस प्रोसेस को करता है। ठीक है। और इसमें दो तरीके के प्रोसेस इन्होंने बताया है। एक तो इन्होंने कहा है कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो कंक्रीट सोशल सर्विसेज है उनमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो चीज़ें लिखित रूप में हैं जो गवर्नमेंट ने तय की हैं उसको वो सर्विसेज के रूप में प्रोवाइड करेंगे। जैसे फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, और जो गरीब हैं, जो पुअर्स हैं, जो निर्धन हैं, उनको फ्री मेडिकल जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है जो कि जो एजेंसीज हैं वो ये देखती हैं कि जो भी प्रोवाइड की जा रही है सर्विसेज या जो भी पॉलिसी है, क्या वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसकी क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कोई परिवर्तन लाना है, तो वो इसमें आपको परिवर्तन के थ्रू किया जाता है। ठीक है। तो ये दिया था जॉन सी ने। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। इसके अलावा फ्रीडलैंडर हैं, जो फ्रीडलैंडर ने अपना एक परिभाषा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो जो भी सोशल लेजिस्लेशन है ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो क्या करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हेल्प करते हैं। जो कि इस तरीके से कह सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो प्रशासन में जो भी सामाजिक विधान है उनके प्रावधान को सेवा के रूप में, या जो ह्यूमंस हैं उनके बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ना। तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी आ जाएंगी जो कि एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही हैं, है ना। उसमें सर्विसेज और सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा डनहम ने दिया था अपना एक परिभाषा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है। देखिए, आप जो भी परिभाषा देख रहे हो उसमें आप पा रहे हैं कि प्रोसेस की ही बात की जा रही है, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये प्रोसेस है उसके अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आएंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंतर्गत ये कहते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है जो कि लोगों को, जो कम्युनिटी है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं ना, फैसिलिटेट करते हैं। और उसके प्रोसेस के थ्रू ही लोगों तक जो गवर्नमेंट की बनाई गई पॉलिसीज़ है, उनके जो लाभ हैं उनको पहुंचाया जाता है। वो पॉलिसी क्योंकि बनी बनाई रहती है, लेकिन वो फंक्शन कैसे करेगी, फंक्शन करने के लिए उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे जो लोगों तक ये पहुँचाए, क्योंकि पॉलिसी सिर्फ बन जाने से नहीं होगा, उसको लोगों तक पहुँचाना भी ज़रूरी है, लोगों को अवेयरनेस भी ज़रूरी है उस चीज़ की, है ना। तो एक एजेंसी होगी, कुछ लोग होंगे जो ये सारी प्रोसेस कर रहे होंगे, है ना किसी के लीडरशिप में ये सारा प्रोसेस आपका चल रहा होगा। और इसी प्रकार से सारी जो बेनिफिट्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो भी फ़ायदे हैं लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सारा जो प्रोसेस होगा वो आपका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक ग्रुप होगा, कुछ लोग होंगे जो साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा प्रोसेस आपका कर रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद जो रोज़मेरी हैं उन्होंने अपनी एक कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में कहा है कि मतलब कि जो सामाजिक कल्याण प्रशासन है उसमें कुछ गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिन्हें हम देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ, ये आपका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पहली चीज़ जो आ जाती है उसमें ये होता है कि जो भी जो सोशल आपके मैंडेट्स होते हैं ना, कुछ पॉलिसीज़ जो होती है उनको किस प्रकार से ऑपरेशनल किया जा सके, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशनल गाइडेंस के साथ लोगों के अंतर्गत वो चीज़ें आपको पहुंचाई जा सके, है ना। जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए ये सारे प्रोसेस आपका इसमें आ जाएगा। फिर होता है कि आपका इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस है, उसका जो एक गोल है वो डिसाइड किया जाता है, डिजाइन किया जाता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपकी शामिल होंगी। इसके अलावा आपका जो रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज में आपका जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, स्टाफ मतलब कि जो लोग हैं, जो लोग एक लोग होंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे होंगे, और एक होंगे जो सर्विसेज ले रहे होंगे, तो ये दोनों उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें आपका जैसे कि मटेरियल में आपका फूड हो गया, ये सारी चीज़ें, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब मेडिसिन या जो भी सर्विसेज है। ठीक है। और इसमें मेन ये काम है कि आपको उस गोल को अचीव करना है, और ये सारी प्रॉब्लम आपके इसी तरीके से मतलब सुनिश्चित किए जाएंगे इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। फिर इसके अलावा आपका आता है कि जो
आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं अभी, मतलब कि समय के साथ जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहे हैं, उसका सही तरीके से चुनाव करना, ताकि जो बेटर तरीके से अपडेटेड चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचाई जा सके, है ना? और अपने काम करने का तरीका भी बेहतर किया जा सके, स्मूथ किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाएँगी। फिर आपका आता है ऑप्टिमाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसमें ये है कि मतलब कि जो लोग हैं उनके बिहेवियर को कैसे एक तरीके से सिस्टम में रखा जा सके, उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डेवलप किया जा सके, इस पे भी काम करते हैं, ताकि जो आपस में लोग काम कर रहे हैं तो उनके बीच में हो सकता है कई बार तालमेल ना बैठे, तो उसमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन किस तरीके से किया जा सके, ये चीज़ भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान देखी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी काम चल रहा है, जो भी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो भी सॉल्यूशन दिया जा रहा है उस पे कंटिन्यू काम किया जाता है। जो भी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी उसमें इवेलुएट किया जाता है, क्योंकि आप अगर कोई काम सिर्फ कर रहे हैं और उसका इवेलुएशन नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका बेस्ट जो है आप दे पा रहे हो, या आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है वो आप प्राप्त कर पा रहे हो। तो इवेल्यूशन भी ज़रूरी है। तो इस पूरे चीज़ से ये समझ में आती है कि ये आपका मेन जो सोशल पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं, उनको लोगों तक पहुँचाना, उस पॉलिसी का लोगों तक लाभ पहुँचे और एक सिस्टम के थ्रू पहुँचे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को जो नीडी है उन्हें नहीं मिल रहा है और जो नीडी नहीं उन्हें मिल रहा है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत की जाए, ऑर्गेनाइजेशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल वे में है, स्ट्रक्चर्ड है सारी चीज़ें, वो की जाए, ये बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये आपका एक्टिव इन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। हिस्ट्री मतलब हम देखेंगे कि समाज कल्याण का जो प्रशासन है, सामाजिक कल्याण प्रशासन, उसका विकास भारत में कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आपने सुना होगा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये जो सबसे पहला कह सकते हैं शुरुआत यहीं से हुआ था सामाजिक कल्याण प्रशासन का। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे समस्याएं, अब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें पिछड़ी हुई थी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना? तो ऐसे में ज़रूरी था कि एक सिस्टम हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें की जाए। तो उस टाइम पे सारी चीज़ों को देखते हुए कि लोगों तक सही तरीके से सारी सर्विसेज जो है, सेवाएं हैं, वो पहुंच पाए और एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हों, इसलिए सोशल वेलफेयर जो बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी, जिसे सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के नाम से हम जानते हैं। ये 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आप एग्जाम में भी पूछ सकता है कि सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका इस टाइम पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका मेन यही काम था कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, और ये जो भी इसमें जो एजेंसीज काम कर रही होंगी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी, ये उनके साथ मिलके उनको ये सारे सपोर्ट के थ्रू ये पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से था। फिर कुछ और भी ऐसे कुछ डेवलपमेंट होते रहे, जिसमें फिर 1964 में आपका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था, जो कि जिसमें इस चीज़ को ध्यान रखा गया कि जो भी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से मिलकर काम करें, इस पे ध्यान दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखी गई, डिपार्टमेंट्स को अलग अलग तरीके से काम भी बांटे गए कि भाई ऐसा ना हो कि एक ही डिपार्टमेंट के सारी चीज़ें देख रहे हो, तो सबको सही तरीके से डील किया जा सके, इसलिए फिर इस पे काम किया गया। फिर 1972 में जो बोर्ड है उसने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को डिज़ाइन किया एक तरीके से। तो फिर ये आपका सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट था वो अब अंडर में आने लगा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट है, ये चेंजेस हो रहे थे। तो एग्ज़ाम में कुछ कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो ये क्लियर आप करते रहिएगा कि कब क्या चीज़ें बदलाव हुई, अब इसे किस नाम से जाना जाता है, वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर, क्या ये दोनों एक में ही हैं अभी भी, या ये अलग अलग हो चुके हैं, मिनिस्ट्रीज बन चुकी हैं, या इनके अंदर में ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग बन चुके हैं। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। इसके बाद आपका 1985 में सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट था उसको सेपरेट कर दिया गया एक मिनिस्ट्री के रूप में। ठीक है, जो कि फिर मेन फोकस उनका हो गया था शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए अलग से आपकी मिनिस्ट्रीज जो बनाई गई थी
वो उस पे ध्यान देने के लिए, ताकि जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स हैं उनके लिए बेटर तरीके से काम किया जा सके। इसके अलावा फिर कुछ सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस आया आपका, फिर इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हियरिंग इम्पेयर्ड, इन लोगों को रखा गया, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, इनके लिए भी अपने मिनिस्ट्री काम कर रही थी, ठीक है। फिर 1998 में इन्होंने इसे रीनेम किया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये कुछ बदलाव हुए, और जिसके साथ साथ जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का विकास है वो भारत में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये डेवलपमेंट जो हमारा जो सोशल वर्क का जो ये मेथड है, ये हमारे आप देखोगे ना तो हमारे जो बेसिक जो हमारा जो भी प्रोसेस है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे ही जुड़ा हुआ है ना। ये सारे जो भी काम करते हैं ये लोग कल्याणकारी कार्य ही करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। इसको प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको दिया था ट्रैकर ने, ठीक है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है तो इस पर भी हम थोड़ा ध्यान दे लेंगे। सबसे पहला जो हम वैल्यू देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क वैल्यूज़। देखिए, क्योंकि ये समाज कार्य से जुड़ा हुआ है, हमारा मेथड है ये उसका सेकेंडरी मेथड, तो सोशल वर्क की वैल्यूज़ इसमें आएंगी ही, क्योंकि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब समाज कल्याण प्रशासन। यहाँ पे कल्याण की बात की जा रही है। कल्याण किसका? लोगों का कल्याण, कम्युनिटी, ग्रुप्स, इंडिविजुअल, है ना। तो यहाँ पे सोशल वर्क की जो भी वैल्यूज़ होती है, इक्वालिटी मतलब समानता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। और मेन फोकस यही होता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके, उन्हें जो समाज में जो बुराइयाँ व्याप्त हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सॉल्व किया जा सके, और ये सारी चीज़ें वो अलग अलग तरीके की जो भी सेवाएं हैं लोगों तक पहुँचाकर की जाएंगी, ठीक है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी एंड क्लाइंट नीड्स। देखिए, सोशल वर्क का भी यही है कि जो कम्युनिटी की नीड है, जो क्लाइंट की नीड है, वो चीज़ हमें प्रोवाइड करनी होती है ना। अब किसी को ज़रूरत है, किसी की समस्या है कि उसके यहाँ खाने की कमी है ना, भोजन नहीं है उसके पास, और आप जाके उसको एजुकेट करोगे, उसे पढ़ाओगे, तो उस टाइम पे वो चीज़ उसे समझ में नहीं आएगी। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले अपने लिए भोजन की उपलब्धता, तो वो उस पर काम करेगा। तो ये चीज़ हमारा समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल नीड क्या है क्लाइंट की, उस चीज़ को समझ के, और वही चीज़ हम पहले उस पर काम करेंगे, है ना। चाहे कम्युनिटी हो चाहे क्लाइंट हो, उसी हिसाब से जो चीज़ें होंगी उस पर काम करेंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि जो कम्युनिटी है या जो इंडिविजुअल है, वो अपनी जो भी नीड है, जो आवश्यकता है, उसको समझे। आपके समझने से नहीं चलेगा काम, क्योंकि जब तक वो अपनी एक्चुअल जो पोजीशन है, जो अपनी समस्या नहीं समझेंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन करना मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर्पज। इसका मतलब है जो एजेंसी है उसका भी अपना एक उद्देश्य होगा, है ना। अब आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हो और एनजीओ का कोई पर्पज़ नहीं है, उन्होंने सोचा बस हमें सोशल वर्क करना है। अब सोशल वर्क का तो देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र नहीं है समाज कार्य का। हर क्षेत्र में आप काम कर सकते हो। आप कहीं पे लोगों को जो कमोडिटी है वो प्रोवाइड करके लोगों की हेल्प कर सकते हो, कहीं पे आप उन्हें शिक्षा देकर कर सकते हो, कहीं पे आप उन्हें भोजन दे के आप उनकी सहायता कर सकते हो। लेकिन आपका क्या है, आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हो? क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हो, या इन्वायरमेंट जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाह रहे हो? ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आपका पर्पज़ क्या है, आपका गोल क्या है, और आप किस तरीके से इस पे काम करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए जब भी आप इस प्रोसेस में आते हो। फिर आपका आता है पर्पसफुल रिलेशनशिप। अगर आपको याद होगा तो ये हमारा केस वर्क का भी प्रिंसिपल है कि हमें जब भी किसी से, किसी क्लाइंट से, कम्युनिटी से मिलना है, तो हमें अपना पर्पसफुल रिलेशनशिप वहाँ पे स्टैब्लिश करना होता है। वहाँ पे आप अपने पर्सनल बायसनेस लेके नहीं जाते हो, या आप अपने पर्सनल रिलेशंस नहीं बनाते हो। आप वहाँ पे उनकी समस्याओं को समझते हो, उनकी समस्याओं का समाधान करते हो, और उसी तरीके से आपका जो आपका उनके साथ संबंध होना चाहिए वही होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी टोटलिटी। तो ये इकोलॉजिकल अप्रोच पे निर्धारित होता है कि जो एजेंसी है वो इस तरीके से फंक्शन करे कि वो जो भी वहाँ पे जो भी व्याप्त सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझे, सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, उसको अच्छे से समझे, और वहीं से सारे प्रोसेस वो करते हुए जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाले, है ना। और ये सारा प्रोसेस आपका इसमें शामिल होगा। तो ये एजेंसी में ज़रूरी है चीज़ों को समझना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आप किसी प्रशासन में अब जब कार्य कर रहे होंगे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे कि आपके अंदर एक प्रोफेशनल बिहेवियर आपका होना चाहिए, और आपका वहाँ पे क्या रोल है,
मतलब रोल यहाँ पे आपका एक इंडिविजुअल सोशल वर्कर भी हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है ना। तो वहाँ पे प्रोफेशनली कैसे आपको सारी प्रैक्टिसेस करनी है और आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हर लेवल पे मेंटेन करनी होती है। जब भी आप कोई जो सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो उसमें वहाँ पे आप पर्सनल चीज़ें नहीं लेकर आओगे। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो सोशल वर्क का जो आपका प्रोफेशनल एथिक्स है आप उसको फॉलो करो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब कि पार्टिसिपेशन का मतलब हम हमेशा सोशल वर्क में क्या जानते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ किसी टीम का हिस्सा बन जाना नहीं होता है। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जब भी आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो तो वहाँ पे आप जो भी प्रोसेस हो रहा है उस ग्रुप में, उस कम्युनिटी में, आपको उसमें भागीदारी निभानी है। आप जो भी उस ग्रुप का या कम्युनिटी का जो भी प्लान बन रहा है, जो लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, जो भी चीज़ें वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उनका जब निर्धारण किया जा रहा है, उसका समाधान ढूंढा जा रहा है, उसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के भी प्रोसेस में कि आप वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनसे भी मिलकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें, तभी तो आप उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बाहर से समाधान की जरूरत नहीं होती है, कम्युनिटी खुद अपने उस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि कई बार अनअवेयरनेस के कारण कई समस्याएं बनी रहती है, बट जब वो अवेयरनेस लोगों में आ जाती है तो वो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग उस पर प्रोसेस करते हैं। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, मनुष्य के जो संबंधों का कह सकते हैं आधार कम्युनिकेशन है ना, संचार है। आप किसी से आपका संबंध कब बनता है, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, संचार करते हो, आपस में बातचीत करते हो। अब बातचीत ज़रूरी नहीं होता है कि आप वर्बली करो, नॉन वर्बल भी होता है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी हम इसको समझ लेते हैं कि मतलब कम्युनिकेशन आपका इस प्रकार का होना चाहिए प्रशासन में कि ओपन चैनल होना चाहिए। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं जो लोगों से छुपाई जा रही हैं, जो टीम मेंबर्स उनको नहीं बताया जा रहा है या हाइड की जा रही हैं। तो वहाँ पे ओपन चैनल हो, जो भी समस्याएं हैं लोग आपस में डिस्कस कर पाएँ और जो भी उनके पास आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ, ताकि जो सर्विस है, जो सेवा है लोगों तक जो पहुँचाना है उसको सही तरीके से पहुँचाया जा सके और उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर मिले, है ना। ज़रूरत पड़ने पे अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि ये सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है उसमें ये समस्या आ रही है कोई पर्टिकुलर, तो उसको कैसे वो इंटरवीन कर सकता है, उसके लिए वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सकता है कि हम इसको कैसे बेहतर बनाएं। इसके बाद आपका आता है लीडरशिप। लीडरशिप बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं पर भी हो, आप अपने कॉलेज में भी होगे, वहाँ पे भी आप देखते होगे कुछ लोग होते हैं जो टीम को लीड करते हैं ना। कहीं पे आप देखोगे, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी कोई एक व्यक्ति होता है जो अपनी टीम को लीड करता है। तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लीडर नहीं होगा तो 10 प्रकार की जो आइडियाज़ लोगों के दिमाग में, 10 मेंबर्स हैं, अगर उनके दिमाग में 10 चीज़ें आ रही हैं और आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहा है और किसी चीज़ को लेके बहस हो रही है, अगर वहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जिससे वो सारी चीज़ें अपनी इंटरेक्ट कर पाए, शेयर कर पाए और वो इंटरेक्शंस को ढंग से ना कर पाए, तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी, है ना। वो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसे में लीडरशिप बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इसमें लीडरशिप में आपका सारी चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी कि डेमोक्रेटिक वे में चीज़ें हों, पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो, लोग आपस में मिल के एक मत पे आएँ, चीज़ों को डिस्कस करें, उसके हिसाब से ही जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी गोल पे काम हो रहा है वो इस तरीके से किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सके। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें काम हो, है ना, तभी तो मैनर्ड सारी चीज़ें सही स्ट्रक्चर में काम करेंगी। अब अगर किसी को कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है और वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है चीज़ें, जो टीम्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उस टीम्स के जो अलग अलग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, अब कहीं पे मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है जो फील्ड पे काम कर रहा है और इस तरीके से काम हो रहा है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगा तो सारे प्रोडक्ट्स या कुछ भी चीज़ें हैं वो डिलीवर नहीं हो पाएंगी टाइम पे फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी और उसकी वजह से समस्या उत्पन्न होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें काम हो, सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब लोग अच्छे से निभाएं और क्लियरली डिफाइंड हो कि आपको क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आप जब वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे होते हो, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब यही है कि जो भी जिसका जो काम है,
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिसके कुछ अथॉरिटी है, उसको वो बांट दिया जाए। ऐसा नहीं है कि लोग अपने मन से जो मन में आ रहा है वो काम कर रहे हैं। तो सबको क्लियर होना चाहिए कि उनके क्या क्या कार्य हैं, उनको किस प्रकार से करना है। ये सारी चीज़ें, टास्क सबके अपने अपने बटे होने चाहिए। इससे काम सही समय पर और स्मूथ तरीके से होगा, कन्फ्लिक्ट होने के कम चांसेज होंगे। ठीक है। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, आप डेली लाइफ में भी देखते हो, जब आप कहीं पे अपने कॉलेज में या कहीं पे आप कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो या आप अपना टीम प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो ना, आप डिसाइड करते हो कि हाँ ये टास्क आप करोगे, ये टास्क मैं करूँगा, ये लाइन प्रेजेंटेशन में आप इस स्लाइड को कवर करोगे, मैं इसको कवर करूँगा। तो ये क्या आप लोग कोऑर्डिनेट करते हो आपस में कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो यहाँ पे आप अपना प्लानिंग करते हो ताकि आपका जो टीम है वो बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये आप अगर इसके जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें जब देख रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ विद इन टीम आपका नहीं होगा, टीम के अलावा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, बाहर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके साथ आपका क्या तालमेल है, आप उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो ताकि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इसके थ्रू वो बेटर तरीके से हो पाए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये केवल आपकी टीम के अंदर नहीं होगा, हर जगह होगा, विद इन द एजेंसी, अदर स्टेक होल्डर और आउटसाइड सोशल इन्वायरमेंट, हर जगह ज़रूरी है ये। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमने सोशल वर्क के पहले भी प्रिंसिपल्स में पढ़ा है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना, अधिकतर टाइम आप देखोगे। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें कि वो एक मतलब सही तरीके से जो ज़रूरतमंद है उसके पास पहुँचे और मैक्सिमम तरीके से वो लोगों को क्या कहें लाभ पहुँचा सके, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ आया, आपने ऐसे रैंडम तरीके से बांट दिया लोगों में, नहीं, आप जो भी सर्विसेज हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज, आप इस तरीके से बांटो कि जो ज़रूरतमंद है उसके पास जाए और सही तरीके से ज़्यादा वो व्यक्ति या वो ग्रुप या कम्युनिटी उसका लाभ ले सके। तो ये बहुत बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, अधिकतम कल्याण करना है ना, अधिकतम यूटिलाइजेशन हो सके। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आपका जो चेंज, जो बदलाव, परिवर्तन से यहाँ मतलब किसी की परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, अब वो किसी कारण से भी हो सकता है। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो सकारात्मक हो, इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की, सामाजिक कल्याण की, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही दिशा में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सके, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं ताकि बदलाव आए समाज में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। ये बहुत ज़रूरी है। आप काम कर रहे हो और आप इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे हो खुद को, तो आप कैसे जानोगे, आप अपना मूल्यांकन नहीं करोगे तो कैसे जानोगे कि आप सही दिशा में चल रहे हो। अब आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, और आपने थ्योरीज पढ़ ली हैं और आप जो भी जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है पढ़ते जा रहे हो, लेकिन अगर आप खुद को मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो आप कैसे जानोगे कि अभी तक आपने जो भी चीज़ें की हैं वो सही तरीके से की हैं, जो आपने स्टडी की है वो सही की है, जो आपके पास मटेरियल है, आपने जिस मटेरियल से आपने पढ़ाई की है, वेबसाइट से पढ़ाई की, वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा खुद से। तो इसी तरीके से आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें भी ये चीज़ शामिल होती है कि जो भी आपने गोल, लक्ष्य निर्धारित किया है वो आप प्राप्त कर रहे हो या नहीं, उस दिशा में आप जा रहे हो या नहीं, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी शामिल हो जाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ। अब इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि इस तरीके से जो भी चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो इस तरीके से मतलब बनाया जाए, पॉलिसीज़ जो डिलीवर करना है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए पूरे प्रोसेस को कि ज़्यादा से ज़्यादा तक जो लोग हैं उन तक ये पहुँचाया जा सके, ये जो सेवाएँ हैं। और सोसाइटी के हर जो पार्ट है, मतलब कि जो अंतिम तबका है उस तक ये आपका जो ग्रोथ है वो पहुँचे, उनका विकास हो सके। अंतिम जो होता है ना कि जो अंतिम हमारे छोर पर लोग हैं उनको आगे लाया जा सके, इस तरीके से आपको ये काम करना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ इस पे काम करता है। ठीक है। मतलब कि बेसिकली सबका बेटरमेंट हो, पूरी सोसाइटी का, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक क्लास का नहीं, है ना।
तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, हमने बात की है ना, शुरू से ही हम बात कर रहे हैं। अगर आप नेट की भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रैंडम चीज़ ऐसे उठा के पढ़ते हो तो आपको भी समझ में आता है कि ये सही नहीं है। तो आप भी कुछ प्लान करते हो ना कि मेरा जो प्रोसेस होगा पढ़ने का, पहले मैं थ्योरीज पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, मैं अपने पर्सनल नोट्स बनाऊंगी। तो ये चीज़ें क्या होता है, आप प्लानिंग करते हो ताकि आपका जो गोल है नेट क्वालिफाई करना, JRF क्वालिफाई करना, तो वो चीज़ आपके पास हो, आपके पास नॉलेज हो, ये इसलिए आप प्लानिंग कर रहे हो। तो ठीक इसी तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हो कि जो टेक्निकल कंपोनेंट है और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हो ताकि आप अपना जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना, उनका विकास करना, कल्याण करना, जो कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, रैंडम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आपका आता है कल्चरल सेटिंग, मतलब कि आप कौन सी, आपका जो सांस्कृतिक वातावरण है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप ध्यान दो कि वो जो कम्युनिटी है वो किस प्रकार से कैसे टाइप के जो वहाँ पे लोग हैं वो हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, उनके पास वहाँ पे कम्युनिटी में क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, वहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सारी चीज़ें आपको करनी है ना। अब किसी को मान लो कोई चीज़ पता ही नहीं है, अनअवेयर है, और आप जाके अगर किसी चीज़ को, कोई टेक्नोलॉजी आप किसी को दे आते हो और आप उसको पहले अवेयर नहीं करते उस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, तो वो टेक्नोलॉजी उनके लिए बेकार हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने कल्चरल सेटिंग को समझना है, आपको उन लोगों को मानसिकता को समझना है, उसके बाद उनके लिए आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में जाना है जो कि ट्रैकर ने दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।